नमस्कार। आज हमारे सामने 26 जनवरी यानी भारत के गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। नमस्कार। अब देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये दिन क्या है? एक राष्ट्रीय छुट्टी, टीवी पर शानदार परेड। हाँ, देशभक्ति के गाने। बिल्कुल, लेकिन हम आज थोड़ा इसके पीछे जाना चाहते हैं। ये समझना चाहते हैं कि 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख है या फिर ये एक विचार है। बिल्कुल, और इन स्रोतों की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये हमें उस विचार की जड़ों तक ले जाते हैं। ये बताते हैं कि ये दिन सिर्फ 1950 में संविधान लागू होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक बहुत बड़े और आप कह सकते हैं भावुक मोड़ से जुड़ा है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तो अपने सबसे बड़े कानून यानी संविधान को लागू करने के लिए पूरे 2.5 साल का इंतजार क्यों और 26 जनवरी की ही तारीख क्यों? यहीं पर इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ छिपा है। इन दस्तावेजों के मुताबिक इस तारीख का सीधा संबंध है 1929-30 की घटनाओं से। अच्छा। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। उस वक्त तक कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी। मतलब ब्रिटिश राज के अंदर ही थोड़ी बहुत आज़ादी। बिल्कुल, लेकिन उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में माहौल पूरी तरह बदल गया। अच्छा, तो मतलब अब डोमिनियन स्टेटस वाली बात बिल्कुल खत्म, वो पीछे छूट गई थी। एकदम। उस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। ये एक ऐलान था कि अब भारत को पूरी और मुकम्मल आज़ादी चाहिए। और इसी ऐतिहासिक प्रस्ताव के बाद ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे भारत में पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये तो वाकई एक आहा मोमेंट है। मतलब 15 अगस्त से भी 17 साल पहले 26 जनवरी को आज़ादी का दिन माना गया था। उस दिन पूरे देश में लोगों ने तिरंगा फहराया, देशभक्ति के गीत गाए और पूर्ण स्वराज की शपथ ली। अच्छा। तो जब हमारा संविधान 1949 के अंत में बनकर तैयार हो गया, तो संविधान सभा के नेताओं ने फैसला किया कि इसे लागू करने के लिए किसी आम दिन को नहीं, बल्कि उसी ऐतिहासिक दिन को चुना जाए। हाँ बिल्कुल, ताकि उस दिन की याद और उसका सम्मान हमेशा जिंदा रहे। तो इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच जो लगभग 2.5 साल थे, उस दौरान देश एक तरह से कानूनी अधर में था। मतलब अंग्रेज जा चुके थे, पर हमारा अपना कानून अभी आया नहीं था। बिल्कुल। तो देश चल कैसे रहा था? ये एक बहुत अहम सवाल है। उस दौर में देश का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर चल रहा था, जो कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था। हाँ, वही ब्रिटिश कानून। हालांकि उसमें जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव जरूर किए गए थे। और इसी बीच भारत का अपना संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा काम कर रही थी, जिसका गठन दरअसल आजादी से भी पहले 9 दिसंबर 1946 को हो गया था। और इस सभा ने संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लिया। ये समय ये हैरान करने वाला है। क्या उस वक्त कोई आलोचना नहीं हुई कि इतना लंबा इंतजार क्यों? आलोचना तो हुई थी और बेचैनी भी थी, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये काम कितना बड़ा और जटिल था। सही बात है। संविधान सभा सिर्फ कानून नहीं लिख रही थी, वो एक नए देश की बुनियाद रख रही थी। एक ऐसा देश जिसमें सैकड़ों रियासतें थीं, दर्जनों भाषाएं थीं और अनगिनत धर्म और संस्कृतियां। बिल्कुल, हर आवाज को सुनना, हर समुदाय की आशंकाओं को दूर करना जरूरी था। इसके लिए दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया और उन पर गहन बहस हुई। यह जल्दबाजी में करने वाला काम था ही नहीं। और जब हम इस सभा के सदस्यों को देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के तौर पर और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर, तो ये साफ है कि ये एक बहुत गंभीर बौद्धिक प्रयास था। निश्चित रूप से। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को सभा ने स्वीकार कर लिया, जिसे हम आज संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। और फिर जैसा हमने चर्चा की, 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और इसी दिन भारत सही मायनों में एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आपने कई बड़े शब्द इस्तेमाल किए। हम अक्सर इन्हें सुनते हैं पर शायद गहराई से समझते नहीं। चलिए गणराज्य से शुरू करते हैं। रिपब्लिक या गणतंत्र होने का असल मतलब क्या है? देखिए, गणतंत्र का सबसे सीधा मतलब है जनता का तंत्र, जनता का शासन। हाँ, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां देश का मुखिया वंशानुगत नहीं होता, कोई राजा या रानी नहीं होता। देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, वो भी चुनावा होता है। सही।
सत्ता का असली स्रोत जनता होती है और कानून सबसे ऊपर होता है। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता। और संप्रभु यानी सॉवरेन, इसका क्या मतलब हुआ? संप्रभु का मतलब है कि अब हम अपने फैसले खुद लेंगे। अच्छा। अपनी आंतरिक और विदेश नीति बनाने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कोई बाहरी ताकत हमें ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना है। 15 अगस्त को हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, लेकिन 26 जनवरी को जब हमारा अपना संविधान लागू हुआ, तब हम सही मायनों में संप्रभु बने। अब आते हैं खुद संविधान पर। हमारे स्रोत इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बताते हैं। लेकिन क्या लंबा होना हमेशा एक अच्छी बात है? ये एक बहुत वैध सवाल है। मतलब कुछ लोग कह सकते हैं कि इसे ये बहुत जटिल बना देता है, आम आदमी की समझ से परे। हाँ, और इसका जवाब हमारे देश की विविधता में छिपा है। अच्छा। संविधान निर्माताओं को पता था कि भारत में हर तरह के समूह हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, आदिवासी समुदाय, उन सब के अधिकारों को स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी था, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार उन्हें आसानी से छीन ना सके। बिल्कुल। इसलिए इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी बहुत विस्तार से बताया गया है। इसी वजह से ये लंबा है, क्योंकि ये हर पहलू को स्पष्ट करना चाहता था। तो इसकी लंबाई एक मजबूरी से ज्यादा एक जरूरत थी। तो इस लंबे दस्तावेज की आत्मा क्या है? वो कौन सी खास बातें हैं जो इसे इतना विशेष बनाती हैं? मेरे हिसाब से सबसे क्रांतिकारी चीज थी नागरिकों के लिए मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। सोचिए, सदियों से जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बटे हुए समाज में संविधान ने एक झटके में कह दिया कि कानून के सामने सब बराबर हैं। सही। सरकार भी आपसे आपका जीने का अधिकार, अपनी बात कहने की आज़ादी या अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी और साहसी घोषणा थी। और आपने संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम की बात की थी। क्या इसे हम एक बड़े परिवार की तरह समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जहां घर के बड़े यानी केंद्र सरकार कुछ नियम बनाते हैं, लेकिन हर कमरे यानी राज्य को अपने हिसाब से चलने की थोड़ी आजादी भी होती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। यही संतुलन संविधान की खूबसूरती है। कुछ विषय केंद्र के पास हैं, जैसे रक्षा और विदेश मामले। कुछ राज्यों के पास हैं, जैसे पुलिस और कृषि। और कुछ पर दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, और इसी तरह एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो इस बात पर नजर रखती है कि ना तो केंद्र अपनी सीमा लांघे, न ही राज्य। तो ये तो हुई संविधान की आत्मा की बात। लेकिन हर साल 26 जनवरी को पूरा देश इसी आत्मा को एक भव्य समारोह के रूप में देखता है। मेरा मतलब कर्तव्य पथ पर होने वाली उस परेड से है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ सैन्य शक्ति का दिखावा नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसका हर एक हिस्सा एक प्रतीक है। समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण से होती है। ये इस बात का प्रतीक है कि देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं। ये राष्ट्र की सर्वोच्चता को दिखाता है, सरकार की नहीं। और उसके बाद दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी, वो राष्ट्र और उसके प्रमुख को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि 21 तोपें असली में नहीं होती। अच्छा। असल में भारतीय सेना की 7 तोपें होती हैं, जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है। इन्हें 3-3 बार दागा जाता है और इन गोलों को दागने का समय हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के 52 सेकंड के साथ बिल्कुल सटीक मिलाया जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल की डिटेल है। यह अनुशासन को दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, परेड में सैन्य टुकड़ियों के अलावा जो राज्यों की झांकियां निकलती हैं, वे क्या दर्शाती हैं? सेना के दस्ते जहां देश की सुरक्षा का प्रतीक हैं, वहीं झांकियां उसकी आत्मा यानी उसकी विविधता का प्रतीक है। अनेकता में एकता। हाँ, उसी विचार को जीवंत करती हैं। कहीं पंजाब का भांगड़ा, तो कहीं केरल की कथकली, कहीं लद्दाख के मठ, तो कहीं तमिलनाडु के मंदिर। वो परेड के छोटे भारत की तस्वीर पेश करती है। और यह दिलचस्प है कि हर साल इन झांकियों के चयन पर भी कितनी बहस होती है। कई राज्य शिकायत करते हैं कि उनकी झांकी को शामिल नहीं किया गया। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये दिखाता है कि संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं है, बल्कि उससे जुड़े विचार आज भी जिंदा हैं और उन पर लगातार बहस होती है। इसी तरह हर साल एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना, ये वसुदेव कुटुंबकम की हमारी प्राचीन भावना को दर्शाता है। तो चलिए अपनी शुरुआती बात पर वापस आते हैं। ये इतिहास, ये संविधान की फिलॉसफी और ये परेड का प्रतीकवाद, आज के एक आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है? स्रोत के मुताबिक सबसे बड़ा संदेश ये है कि गणतंत्र दिवस केवल एक त्योहार नहीं है, ये आत्मनिरीक्षण का दिन है। अच्छा। ये हमें याद दिलाता है कि हमें जो अधिकार मिले हैं वो भीख में नहीं मिले, उनके लिए लंबा संघर्ष हुआ है और इन अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जिम्मेदारियां। संविधान की रक्षा करना सिर्फ सरकार या अदालतों का काम नहीं है, ये हर नागरिक का कर्तव्य है।
तो ये एक तरह से एक्टिव सिटीजनशिप यानी सक्रिय नागरिकता का आह्वान है। हाँ, यही सबसे बड़ा संदेश है। देश के कानून का सम्मान करना, एक जागरूक नागरिक बनना और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना। मतलब सवाल पूछना, बहस करना, अपने वोट की ताकत को समझना। बिल्कुल। और अपने आसपास की समस्याओं को सुलझाने में छोटा ही सही पर योगदान देना, यही गणतंत्र को मजबूत बनाता है। तो कुल मिलाकर 26 जनवरी उस नींव का उत्सव है जिस पर हमारा पूरा देश, हमारी पूरी व्यवस्था खड़ी है। सही कहा। जैसा कि एक स्रोत के अंत में लिखा है, संविधान ही हमारी पहचान है और गणतंत्र हमारी शान है। यह दिन इसी पहचान और शान का जश्न है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये 1930 के पूर्ण स्वराज के सपने से लेकर 1950 में संविधान के लागू होने तक की एक लंबी और गौरवपूर्ण यात्रा का प्रतीक है। और ये हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसे लोकतंत्र का हिस्सा हैं जिसकी नींव बहुत सोच समझ कर रखी गई थी। बिल्कुल। और अंत में ये चर्चा एक विचार छोड़ जाती है। स्रोत हमें बताते हैं कि संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है। सोचने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल और तेजी से बदलते दौर में, जहां सूचना और गलत सूचना का प्रभाव बिजली की गति से होता है, एक नागरिक के तौर पर इस दायित्व को निभाने के सबसे प्रभावी और सार्थक तरीके क्या हो सकते हैं?